अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद सर। आज हम बात करेंगे क्लास 12th के लिए प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। बेटा, प्लांट टिश्यू कल्चर किसको कहते हैं? और ये हमारा इसका दूसरा टॉपिक है इस यूनिट का, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। अब जो हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर क्या है बेटा? प्लांट टिश्यू कल्चर जो है ये एक वो टेक्निक है जिसमें हम मेंटेन करते हैं एक ग्रोइंग प्लांट को या ग्रोइंग प्लांट सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को एक आर्टिफिशियल मीडियम में, लेकिन हमें उसके लिए एक स्टेबल कंटेनर रखना चाहिए और वो सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस रखनी है जो एक प्लांट को ज़रूरत है। मानिए ये हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ पर सॉइल के अंदर पेड़ को नहीं उगाते हैं, बीज को नहीं उगाते हैं, बल्कि हम आर्टिफिशियली उसको आउटसाइड दैट एनवायरनमेंट रखते हैं। लेकिन हमारे पास वो सारी चीज़ें इसको रखनी हैं जो एक प्लांट को ज़रूरत है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट्स फ्रॉम टिश्यूज ऑफ द डिजायर्ड प्लांट इन एन आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। बेटा, यहाँ पर जो है जो प्लांट अब ग्रो होगा वो बराबर एग्जैक्टली सिमिलर होगा किसके जैसे? मदर प्लांट के जैसे। यानी ये बराबर वैसा ही होगा, तमाम तरीके से एग्जैक्टली सिमिलर होगा अपने उस प्लांट से जिससे हमने वो लिया होगा, यानी एक्स प्लांट जहाँ से हमने लिया है। यानी द प्लांट पार्ट विच इज़ कल्चर्ड उसको हम कहते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट जो है बेटा, हम क्या करते हैं उसको एक्सप्लांट को हम ओरिजिनल लोकेशन से लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं कल्चर को इनिशिएट करने में। एक्सप्लांट जो है बेटा, ये रूट हो सकता है, ये स्टेम हो सकता है, शूट टिप हो सकता है, लीफ का पीटियोल हो सकता है या एम्ब्रियो हो सकता है। क्या कहा बेटा मैंने? प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर इज द टेक्निक ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल या टिश्यू या ऑर्गन especially on artificial medium in suitable container अंडर कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस। और जो हम प्लांट पार्ट लेते हैं, जो हम कल्चर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? एक्सप्लांट। ये एक्सप्लांट क्या हो सकता है? रूट, स्टेम, शूट, लीफ, पीटियोल या एम्ब्रियो। लेकिन बेटा यहाँ पर जो है हमें ग्रोथ रेगुलेटर्स या हार्मोन्स का ज़रूरत है, क्योंकि सेल डिवीजन के लिए हमें लगते हैं या ऑर्गन को रिजेनरेशन के लिए लगते हैं जो हम कल्चर से करते हैं। ये जो है बेटा, सबसे पहले इसका क्रेडिट किसको गया? गॉटलेब हैबरलैंड। ये पहला ये था साइंटिस्ट जिसने इनिशिएट किया टिश्यू कल्चर टेक्निक 1902 में। किसमें की बेटा? 1902 में। बेटा यहाँ पर वो एबिलिटी एक प्लांट सेल की जो वो रिजेनरेट करे एक कंप्लीट प्लांट में, उसको हम कहते हैं टोटीपोटेंसी। क्या कहते हैं बेटा? टोटीपोटेंसी। ऑलरेडी आपने क्लास 11th चैप्टर सेल के अंदर पढ़ा है। क्या कहा बेटा मैंने? एबिलिटी ऑफ ए प्लांट सेल टू रिजेनरेट इनटू ए कंप्लीट प्लांट, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? टोटीपोटेंसी। रिजेनरेशन किसको कहेंगे? रिजेनरेशन वो डेवलपमेंट है एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जैसे रूट, शूट, सोमैटिक एम्ब्रियो, कहाँ से बेटा? कल्चर्ड सेल से। लेकिन हमें क्या क्या हार्मोन्स का इस्तेमाल करना है प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए? उसके लिए हमारे पास ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन्स, जिबरलिन्स, एब्सिसिक एसिड और पॉलीएमाइन्स। ऑक्सिन्स में हमें चाहिए इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, पोटेशियम सॉल्ट, नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ये हम ऑक्सिन्स में यूज़ करेंगे। साइटोकाइनिन्स में हम यूज़ करेंगे 6 बेंजाइल एमाइनोप्यूरिन या 6 डाईमीथाइल एमाइनोप्यूरिन, और या हम काइनेटिन इस्तेमाल कर सकते हैं। जिबरलिन्स में बेटा हम इस्तेमाल करते हैं जिबरलिक एसिड, एब्सिसिक एसिड भी इस्तेमाल करते हैं, या पॉलीएमाइन्स में हम पिट्रसिन या स्पर्मिडीन जो है बेटा इस्तेमाल कर लेते हैं। समझ आई बात? अब किसको हम कहेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर? ये वो टेक्निक है जहाँ पर हम मेंटेन करेंगे, ग्रो करेंगे प्लांट सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को, किस में? एक आर्टिफिशियल मीडियम में जो एक सूटेबल कंटेनर होगा उसके लिए, और उनमें कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस होने चाहिए, यानी किसी भी तरीके से कंटामिनेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है? देखिए बेटा, टेक्निक्स जो है, बेसिक टेक्निक जो प्लांट टिश्यू कल्चर की है, उसमें हमारे पास प्रिपरेशन सूटेबल न्यूट्रिएंट मीडियम, सिलेक्शन करना है एक्सप्लांट को, उसके बाद स्टरलाइजेशन करनी है एक्सप्लांट को, फिर उसके बाद इनोकुलेशन होगी, उसके बाद इंक्यूबेशन होगा, उसके बाद रीजेनरेशन होगा, उसके बाद हार्डनिंग होगा,
उसके बाद बेटा प्लांटलेट ट्रांसफ़र होगा। सो बेटा अब मैं एक एक करके आपको ये सारा एक्सप्लेन करूँगा। प्रिपरेशन ऑफ ए सूटेबल न्यूट्रेंट मीडियम का मतलब क्या हो गया? हम एक सूटेबल न्यूट्रेंट मीडियम तैयार करेंगे जैसे हमारे पास ऑब्जेक्टिव होगा, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ द कल्चर, और उसको ट्रांसफ़र करेंगे सूटेबल मीडियम के लिए, यानी सूटेबल न्यूट्रेंट मीडियम एज पर ऑब्जेक्टिव ऑफ कल्चर इज़ प्रिपेयर्ड, यानी हम वो न्यूट्रेंट तैयार करेंगे जो हमारा मकसद होगा, जो हम चाहते होंगे, और उसको फिर बेटा हम कंटेनर में डालेंगे। फिर बेटा हमारे पास एक्सप्लांट की सिलेक्शन करनी है। सिलेक्शन जो है चाहे शूट टिप हो या रूट हो, उसको हम सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद उस एक्सप्लांट को हम स्टरलाइज करेंगे, सरफेस स्टरलाइजेशन जो है, ताकि कोई डिसइंफेक्टेंट ना हो। उसके लिए हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से उसको धोएंगे, या हम उसको वॉश करेंगे एक्सप्लांट को विथ स्टराइल डिस्टिल्ड वाटर, ये भी ज़रूरी है। सो सबसे पहले क्या किया हमने? प्रिपरेशन की सूटेबल न्यूट्रेंट मीडियम की। उसके बाद जब मीडियम तैयार हो गया, उसके बाद हमने एक्सप्लांट को सिलेक्ट किया और उस एक्सप्लांट को हमने स्टरलाइज किया, यानी हमने डिसइंफेक्टेंट ख़त्म किए सोडियम हाइपोक्लोराइड से, और उसके बाद हमने वॉश किया उसको एक्सप्लांट को स्टराइल डिस्टिल्ड वाटर से। उसके बाद हमने इनोकुलेशन करना है। इनोकुलेशन हो गया ट्रांसफ़र करना, यानी हमने एक्सप्लांट को डाला अब इस सूटेबल न्यूट्रेंट मीडियम में जो हमने पहले प्रिपेयर किया था, और वो भी स्टरलाइज्ड होगा ताकि कोई भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो किसी कल्चर्ड वेसल में, और अंडर स्टराइल कंडीशंस, यानी कोई भी कंटामिनेशन करने नहीं देना है। इन सारों के लिए हमने क्या किया है बेटा? इसका खास ख्याल रखना है। जो ही हमने इनोकुलेशन किया, इनोकुलेशन के बाद हम क्या करेंगे? इंक्यूबेशन करेंगे, यानी हम ग्रो करेंगे कल्चर को ग्रोथ चैम्बर में या प्लांट टिश्यू कल्चर रूम में, जहां पर अप्रोप्रिएट फिजिकल कंडीशंस होंगे, यानी आर्टिफिशियल लाइट होगी, 16 आवर्स ऑफ फोटो पीरियड, टेम्परेचर होगा -26 डिग्री सेल्सियस, या रिलेटिवली ह्यूमिडिटी जो है 50 to 60% जो है वहां पर ज़रूरत होता है। सो क्या कहा बेटा मैंने? इंक्यूबेशन में क्या करेंगे? हम ग्रो करेंगे कल्चर को किस में? ग्रोथ चैम्बर में या प्लांट टिश्यू कल्चर रूम में, जहां पर फिजिकल कंडीशंस होंगी, यानी आर्टिफिशियल लाइट होगा, टेम्परेचर होगी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी होगी। उसके बाद बेटा रीजनरेशन होगा, यानी रीजनरेशन ऑफ प्लांट जो है, यानी कहाँ से हम करेंगे? कल्चर्ड प्लांट से उसको हम करेंगे। उसके बाद बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है हार्ड होगा, यानी एक्सपोजर जब प्लांटलेट को होगा एनवायरमेंटल कंडीशंस में, यानी एक्लामेटाइजेशन होगा, और उसके बाद क्या होगा बेटा? ये थोड़ा हार्ड होगा। हार्ड करने के बाद जो ही ये हार्ड हो जाता है, आफ्टर हार्डनिंग प्लांटलेट को हम ट्रांसफ़र करेंगे टू द ग्रीन हाउस और फील्ड कंडीशंस फॉलोइंग एक्लामेटाइजेशन ऑफ रिजेनरेटेड प्लांट, क्योंकि जब हमने रिजेनरेशन किया उसके बाद उसकी हार्डनिंग हो गई, फिर उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया। बेटा ठीक है, समझ आया? सो बेटा ये सारे थे टेक्निक्स। व्हाट आर द टेक्निक्स? प्रिपरेशन ऑफ सूटेबल न्यूट्रेंट मीडियम किया हमने, उसके बाद हमने सिलेक्शन की, उसके बाद उसको स्टरलाइज किया, उसके बाद ट्रांसफ़र किया, उसके बाद ग्रो करा, रिजेनरेशन की, हार्डनिंग की, और उसके बाद प्लांटलेट ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन बेटा एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या ज़रूरत है? हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। अगर हमें आउटसाइड यानी इन विट्रो करना है, यानी आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में अगर हमें करना है, तो उसके लिए हमारे पास 3 एनवायरमेंटल कंडीशंस होना ज़रूरी है। एक को हम कहते हैं न्यूट्रल मीडियम, दूसरे को हम कहते हैं एसेप्टिक कंडीशन, तीसरे को हम कहते हैं एरिएशन ऑफ द टिश्यू। न्यूट्रल मीडियम की बात अगर हम करेंगे बेटा, इसमें सबसे पहले हमें देखना है न्यूट्रल मीडियम क्या क्या हुआ। न्यूट्रल मीडियम जो है, यानी कंपोजिशन जो प्लांट टिश्यू कल्चर का है, हमारे पास टिश्यू कल्चर मीडियम का है, ये वेरी करता है। ये डिपेंड करता है किस टाइप का टिश्यू है या किस टाइप की सेल है जो हम कल्चर के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका मतलब सेम कल्चर हमारे पास नहीं लगता है सबको, हमें ये जो है वेरी हो जाते हैं। अगर हम एक जनरलाइज न्यूट्रेंट ले लेंगे, उसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, यानी माइक्रोबी और मैक्रोबी, और कार्बन सोर्स होता है जैसे स्क्रोस हम लेते हैं, वाइटामिन्स में हम निकोटिनिक एसिड या थाइमिन लेते हैं, और अमाइनो एसिड्स में हम अर्जिनिन लेते हैं, और ग्रोथ रेगुलेटर्स होनी चाहिए। और बाकी कंपोनेंट्स जो है इसके अंदर, यानी जनरल न्यूट्रेंट में होनी चाहिए कैसीन हाइड्रोसलेट, कोकोनट मिल्क, माल्ट एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, टोमेटो जूस भी कभी कभार कुछ स्पेसिफिक
साइंटिफिक पर्पसेस के लिए बेटा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन साथ साथ में जो है प्लांट हार्मोन्स का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त रोल रहता है, ताकि हम ग्रोथ के लिए, डिफ्रेंसिएशन के लिए, जो कल्चर्ड सेल्स हैं या टिश्यूज़ है, उसके लिए हमारे पास न्यूट्रिएंट मीडियम्स प्लांट हार्मोन्स का होना भी ज़रूरी है। और उसके बाद बेटा हमारे पास एक ऑप्टिमम पीएच भी होना चाहिए, यूजुअली 5.7। ये भी जो है बेटा इम्पॉर्टेंट हमारे लिए है। लेकिन हमारे पास जो अक्सर एक्सटेंसिवली मीडियम जो हम यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं एमएस मीडियम, जिसका नाम एमएस पड़ गया किसकी वजह से, जिसको डेवलप किया मुराशी जी और स्कूग ने 1962 में। किस में बेटा, 1962 में। इसके बगैर जो है यूजुअली हम एक जेलिंग एजेंट जिसको हम अगार कहते हैं, अगार क्या है बेटा, ये एक पॉलीसेकेराइड है जिसको हमने रेड एल्गा से ऑब्टेन किया है। इसको लिक्विड मीडियम में ऐड किया जाता है ताकि वो सॉलिडिफिकेशन, यानी अगार के अंदर एक प्रॉपर्टी है, ये सॉलिडिफाई हो जाता है। सो बेटा दिस वाज ऑल अबाउट न्यूट्रन मीडियम। नेक्स्ट जो है बेटा यानी स्टरलाइजेशन, एसेप्टिक कंडीशंस। अब जो ये न्यूट्रन मीडियम है उसमें शुगर भी होता है, और उस शुगर की वजह से जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो सकती है, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। सो इन माइक्रोब्स को कंपेयर किया जाता है ग्रोविंग टिश्यू के साथ और फाइनली किया जाता है, क्योंकि ये ज़रूरी है हमें एसेप्टिक कंडीशंस रखने टिश्यू कल्चर के अंदर। स्टरलाइजेशन कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, ताकि एसेप्टिक कंडीशंस हम क्रिएट करें इन विट्रो कल्चरिंग करने के लिए, क्योंकि जो हम इन विट्रो कल्चरिंग करते हैं इसके लिए हमारे पास ये चीज़ें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे पास कंटामिनेशन हो गई, कंटामिनेशन की वजह से फर्दर बाकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी और हमारा जो प्लांट टिश्यू कल्चर है ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हमारे पास इसके लिए एसेप्टिक कंडीशंस, इसका बड़ी ज़बरदस्त स्टरलाइजेशन कंडीशन जो है रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट जो है बेटा उसको हम कहते हैं एरिएशन, यानी प्रॉपर एरिएशन भी एक कल्चर टिश्यू को होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है कल्चर टेक्निक के लिए। और इसको जो है हम अचीव करते हैं ओकेजनली, मीडियम को स्टायर करते हैं या ऑटोमेटिक शेकर से या स्टायरिंग से हम इसको बेटा यानी स्टायर कर लेते हैं। सो व्हाट आर द 3 एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हिच वी रिक्वायर फॉर ए इन विट्रो यानी आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज न्यूट्रिएंट मीडियम, एसेप्टिक कंडीशंस एंड एरिएशन ऑफ द टिश्यूज। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पार्ट इज देयर, वी आर गोइंग टू डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। देखो बेटा, यूज़ ऑफ प्लांट टिश्यूज यानी यूज़ ऑफ प्लांट सेल्स जो है हम किस लिए करते हैं, ये यूज़ ऑफ प्लांट सेल्स इज टू जनरेट यूजफुल प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जो है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए हमारे पास ज़रूरत है ये। सो इसमें ये प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में इससे यूजफुल प्लांटलेट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। मिसाल हम इसके लिए प्लांटलेट को यूज़ कर सकते हैं रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन के लिए, यानी आपको पता है बेटा क्लोन क्या है, क्लोन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल्स। क्लोन क्या है बेटा, क्लोन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और सेल्स डिराइव्ड फ्रॉम ए सिंगल पेरेंट इंडिविजुअल और सेल थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन। जैसे हमारे पास उसको इसमें क्या करते हैं हम, यही रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन करते हैं, यानी तमाम सेल चाहे कैलस कल्चर हो या सस्पेंशन कल्चर हो, हम इसको डिराइव करते हैं एक सिंगल एक्सप्लांट से, माइटोटिक डिवीजन से। तो इसीलिए बेटा सारे प्लांटलेट्स जो रिजेनरेट करते हैं कैलस से या सस्पेंशन कल्चर से, उनका सेम जीनोटाइप होता है, तो वो क्या बनाते हैं, क्लोन। और यही प्लांटलेट हम रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। बेटा समझ आई बात। सो क्या कहा मैंने, रैपिड क्लोनल प्रोपगेशन जो है ये पहला एप्लीकेशन है प्लांट टिश्यू कल्चर का, यानी क्लोन एक ग्रुप है इंडिविजुअल सेल या इंडिविजुअल्स का या सेल्स का जिनको हमने डिराइव किया है सिंगल पेरेंट इंडिविजुअल से, यानी और सेल्स थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन। सो ये सेल्स जो है चाहे कैलस कल्चर हो या सस्पेंशन कल्चर हो, जो हमने डिराइव किए इस सिंगल एक्सप्लांट से माइटोटिक डिवीजन के जरिए, ये बराबर सेम होंगे और सेम जीनोटाइप होगा, तो ये क्लोन बनाएंगे। दूसरा जो ये हमारे पास एप्लीकेशन है वो है सोमा क्लोनल वेरिएशंस, यानी बेटा जेनेटिक वेरिएशन जो हमारे प्लांट सेल के अंदर होती है कल्चर के अंदर, उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। और यानी यहाँ पर जेनेटिक वेरिएशन जो प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं, अमंग प्लांट सेल्स ऑफ ए कल्चर, उसको हम सोमा क्लोनल वेरिएशंस कहते हैं। और ये वेरिएशंस हम यूज़ करते हैं अलग अलग यूजफुल वेराइटीज़ को डेवलप करने के लिए। तीसरा जो है बेटा उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स,
देखो बेटा, ए जीन दैट इज ट्रांसफर्ड इनटू एन ऑर्गेनिज्म, अगर हम बेटा एक जीन को ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, उस प्रोसेस को हम कहते हैं यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग उसको कहते हैं। उसमें यानी जो जीन हमने ट्रांसफ़र की ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, उसको हम ट्रांसजीन कहते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म यानी जो जिस ऑर्गेनिज्म के पास वो जीन और वो एक्सप्रेस करता है ट्रांसजीन, उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। यानी जिससे हमने जीन निकाली उसको उस जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर डाला उसको बोलते हैं हम ट्रांसजीन, और जब वो जीन वहाँ पर एक्सप्रेस करेगा तो उसको हम कहते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। और ट्रांसजीन्स जो है हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इंडिविजुअल प्लांट सेल के अंदर, और फिर इस प्लांटलेट को हम रिजनरेट करेंगे इन सेल से, और फिर प्लांटलेट जब क्या देगा, वो हाईली वैल्यूएबल ट्रांसजेनिक प्लांट्स होते हैं। समझ आई बात बेटा? सो फिर से मैं कहूँगा, वो जीन जो हम ट्रांसफ़र करते हैं ऑर्गेनिज्म से जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए, उसको ट्रांसजीन करते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को जो फिर उसके अंदर जिसके अंदर वो जीन डाली जाती है उसको हम और वहाँ पे एक्सप्रेस करता है उसको हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सो यहाँ पर हम ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट सेल्स के अंदर, इंडिविजुअल प्लांट सेल्स के अंदर। फिर जब प्लांटलेट को रिजनरेट करते हैं इन सेल्स से, तो उस प्लांटलेट से क्या होता है, वो हमें वैल्यूएबल ट्रांसजेनिक प्लांट्स देते हैं। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट जो है इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशन। सो म्यूटाजेंस जो है यानी म्यूटाजेंस हो गए जो हमें आर्टिफिशियल म्यूटेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये हम ऐड करते हैं सिंगल सेल लिक्विड कल्चर को, ताकि हम इंड्यूस करेंगे म्यूटेशन, और फिर इन सेल्स को हम वॉश करते हैं, फिर ट्रांसफ़र करते हैं सॉलिड कल्चर में, ताकि हम वहाँ से राइज करें म्यूटेंट प्लांट। यूजफुल म्यूटेंट जो है हम सिलेक्ट करते हैं ब्रीडिंग के लिए। टॉलरेंस टू स्ट्रेस लाइक पोल्यूटेंट्स, टॉक्सिन्स, सॉल्ट, ड्रॉट, फ्लडिंग, ये सारे हम ऑब्टेन करते हैं उस कल्चर मीडियम में, ताकि उसके लिए भी उनका भी डोसेज ज़्यादा दिया जाता है। और जब ये सर्वाइविंग हेल्दी सेल्स जो है सॉलिड मीडियम से रेज करती है, वहाँ से ये क्या करती है बेटा, रेज रेजिस्टेंट प्लांट्स। उसके बाद बेटा ये रेजिस्टेंट हो जाते हैं वीड्स के लिए, यानी सिमिलरली हम इंडक्शन करते हैं म्यूटेशन की, यानी वीडिसाइड भी हम कल्चर में ऐड करते हैं इनिशियली छोटे स्मॉल कंसंट्रेशन, डोसेज को इंक्रीज किया जाता है सब्सिक्वेंट कल्चर, ताकि एक डिज़ायर्ड लेवल जो है रेजिस्टेंस की ऑब्टेन हो जाए। रेजिस्टेंट को फिर रिजनरेट किया जाता है इस प्लांटलेट से और प्लांट से। बेटा समझ आई बात? सो बेटा हमारे पास जो है इस तरीके से ये जो है ये एप्लीकेशन पार्ट भी था हमारे किसका बेटा, प्लांट ब्रीडिंग का। अगर हम बात करेंगे सो प्लांट ब्रीडिंग हमने कही आज, प्लांट ब्रीडिंग किसको कहते हैं, ये वो टेक्निक है जिसमें हम मेंटेन करते हैं, ग्रो करते हैं प्लांट सेल को या टिश्यू को या ऑर्गन को, स्पेशली किसमें, एक आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर और एक सूटेबल कंटेनर के अंदर, और उसमें हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल कंडीशंस होना ज़रूरी है, कंट्रोल एनवायरमेंटल कंडीशंस होना ज़रूरी है। सो बेटा इसके लिए जो है बेटा हमने एप्लीकेशन पार्ट्स में भी देखा, रैपिड कोलोनल प्रोपगेशन के लिए इस्तेमाल होता है, सोमोक्लोनल वेरिएशंस के लिए इस्तेमाल होता है, ट्रांसजेनिक प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, इंडक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ म्यूटेशन के लिए इस्तेमाल होता है, या रेजिस्टेंस टू वीडिसाइड्स के लिए भी बेटा इस्तेमाल होता है। सो अगर आप बेटा अपने सिलेबस की ओर ध्यान दे दोगे तो इसमें जो है हमारे पास हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमने प्लांट ब्रीडिंग के बारे में यानी इंट्रोडक्शन के उसकी स्टेप्स इन प्लांट ब्रीडिंग, एप्लीकेशन ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सिंगल सेल प्रोटीन, बायोफोर्टिफिकेशन, वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म किया। उसके बाद मैंने आज डिस्कस किया टिश्यू कल्चर के बारे में, जिसके बारे में टिश्यू कल्चर की टेक्निक्स और एप्लीकेशन पार्ट वो सारा हमने ख़त्म किया। अब इसमें और एक पार्ट रह गया, दैट इज़ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, जिसमें हमें फूड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, स्वेज ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी यानी बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट, बायोपेस्टिसाइड्स, बायोफर्टिलाइजर्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, बायोपैरेसी और पेटेंट्स, ये चीज़ें हमें पढ़नी है इंशाल्लाह। आई होप दैट बेटा इंशाल्लाह अनदर 1 or 2 presentations I'll be able to complete this chapter biology and human welfare। ठीक है बेटा, और आई होप आप लोग को समझ आया होगा। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, डू कॉन्टैक्ट मी, नो प्रॉब्लम। टिल देन अस्सलाम।